Hello everyone. So today we're going to start the first chapter of class 8th NCERT. So the name of the chapter is How, When and Where. हमने 6th क्लास में हिस्ट्री पढ़ी थी. हमने उसी का भी कुछ नाम इसी तरीके से स्टार्ट होता है. 6th क्लास में जो हमने पढ़ी थी वो थी एंशियंट हिस्ट्री, मतलब जो पुरानी हिस्ट्री हमने पढ़ी थी. और उसमें जो हमारा पहला चैप्टर था व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. तो जो पहला चैप्टर होता है वो एक्चुअली किसी स्टोरी को नहीं बता के आपको हमें ये समझाता है कि हम इस पूरे जो हमारी बुक है हिस्ट्री की, जिसका नाम है आर पास्ट, तो ये हमें किस बारे में बताने वाले. ठीक है, वो क्या क्या, ये जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मैंने बताया 6th क्लास में हमने पढ़ी एशियंट, 7th में हमने पढ़ी मेडिवल. ठीक है बेटा, मेडिवल हिस्ट्री. और हम 8th क्लास में पढ़ रहे हैं मॉडर्न. तो एशियन 6th क्लास में आपने पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, किस तरीके से हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस हुए, सोर्सेस क्या हैं, कैसे हमें पता लगा. मेडिवल में हमने राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ा था, कि मुग़ल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था, और डायनेस्टी थी और उनके बारे में हमने पढ़ा था. तो मॉडर्न में हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में. ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है ये हमारी रूपरेखा तैयार करता है कि हम इसमें पूरी बुक में हम क्या क्या देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहली हेडिंग है हमारे पास, डेट्स कितनी इम्पोर्टेंट है. डेट्स कितनी इम्पोर्टेंट है. हाँ जी. तो एक चीज़ तो ये देखी जाए कि काफ़ी सारे बच्चे बोरिंग मानते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट को, कि हमें डेट याद करनी पड़ती है, ये सारा वो कुछ. तो आई डोंट थिंक वो एक राइट एटीट्यूड नहीं है इसको देखने का. हमें डेट्स को याद नहीं रखना है, हमें बस हिस्ट्री के सीक्वेंस याद रखने हैं कि इस टाइम पीरियड में ये हुआ था. आपसे कोई एग्जैक्ट डेट नहीं पूछेगा कि इनके आप डेट ऑफ बर्थ बताइए, या ये बैटल कब हुई थी, 1792 में हुई थी या 1782 में हुई थी. इस तरीके से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है. ठीक है, आपको कौन सा एक स्टोरी की तरह इसको लेना है कि किस किस तरीके से इतिहास में सारी चीज़ें घटित होती रही, तो हम उसको उस तरीके से देखेंगे. ठीक है. सो देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स. देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउन्ड और बैटल्स वर फॉट. तो हम देखते हैं कि हिस्टोरियन जो इतिहासकार हैं वो फैसिनेटेड रहते थे डेट्स के मामले में. इस पर बहुत सारी डिबेट भी हुई थी, क्योंकि एग्जैक्ट डेट पे बहुत एक सहमति बनना मुश्किल था कि कब उन्होंने बैटल जीती, कब राजा अपनी गद्दी पे बैठे. तो एक कॉमन सेंस नोशन है कि जो हमारा डेट्स का सिनोनिमस है. तो जो मैंने अभी आपको बताया कि लोगों को ये लगता है कि आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स. इज सच अ कंसेप्शन ट्रू? आई डोंट थिंक सच अ कंसेप्शन इज़ ट्रू. क्योंकि हिस्ट्री बस डेट को याद करने के लिए नहीं है, ये हमें और जागरूक करता है, हमें अपने इतिहास के बारे में बताता है. हम हिस्ट्री से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, उन हम गलतियों को नहीं दोहराएंगे जो हमने पास्ट में करी. दैट्स वाई, इसीलिए हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही है. क्या है कि यहाँ पे जो ये लोग हैं, दे आर गिविंग, ये अपने जो ग्रंथ हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, वेदास हैं, तो उनको ये क्वीन विक्टोरिया को दे रहे हैं. तो इसमें क्या है कि हम इनके सबॉर्डिनेट हैं, हम इनके नीचे हैं. ये पिक्चर क्या शो करती है कि हम अपनी, तुम्हें जो मेन हमारे पास चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, हम आपके अधीन हैं. ये क्या बताया, ब्राह्मण्स ने जो शास्त्र हैं वो ब्रिटानिया को दे दिए. और ये जो पेंटिंग है ये किसने प्रोड्यूस करी? जेम्स रीनल ने 1782 में. ठीक है, हाँ जी. Okay. Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. तो काफ़ी बार जो भी हमारे आसपास चल रहा है हम इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन कुछ लोग पूछते भी हैं. कुछ बार आज बार हम इन क्वेश्चंस को पूछते हैं. वी वंडर, हमें जिज्ञासा होती है कि ऐसा किस लिए है. दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल. वॉचिंग, अगर हम एक एग्जांपल दें कि कोई टी स्टॉल पर चाय पी रहा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक मन में आता है, चाय या कॉफ़ी जो भी पी रहे हैं, कि ये हमारे देश में कब स्टार्ट हुई, कब लोगों ने सबसे पहले चाय पीना चालू करा. तो इसके बारे में डेट बताना बहुत मुश्किल है कि इस तारीख को, इस डेट को
कि लोगों ने चाय पीना चालू करा, कॉफ़ी पीना चालू करा, लेकिन एक प्रोसेस था, लंबे टाइम से धीरे धीरे लोगों की हैबिट बनी, उनकी वो आदत बनी और उसको चाय कॉफ़ी को पीने लगे। उसी के साथ लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ व्हेन वर रेलवेज बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज। तो हमें ये तो पता है कि पहली ट्रेन कब चली हमारे यहाँ 150 साल पहले, लेकिन जो एक प्रोसेस है कि कब पहला वो रखा गया, इसका भी एग्जैक्ट डेट देना मुश्किल है। जो मेन इवेंट्स हैं उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये क्या बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि टाइम को प्रिसाइजली हम पर्टिकुलर ईयर और मंथ को हम मेंशन करें। समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ चीज़ें जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है, जो स्लो होती हैं, स्लोली, तो उसको हम एक टाइम पीरियड में नहीं बता सकते। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। ऐसा नहीं है कि इंडिया में जब लोग चाय पीने लगे कि इस दिन से लोग चाय पीने लगे। एक स्लो प्रोसेस था, जब एक टेस्ट डेवलप हुआ और लोग पीने लगे। तो इसके लिए कोई एक क्लियर डेट हम नहीं बता सकते। सिमिलरली हम इसके बारे में भी एक पर्टिकुलर डेट नहीं बता सकते कि ब्रिटिश रूल कब हमारे देश में जो ब्रिटिशर्स थे आने लगे। हाँ, राजा महाराजा जो हमारे पुराने मुग़ल सल्तनत में थे, तब कुछ अंग्रेज़ लोग आते थे, बिज़नेस के लिए परमिशन लेते थे, लेकिन एक ये कब से एकदम उस हम तारीख को बता दें तो दैट वुड ऑल्सो बी वेरी डिफ़िकल्ट। और द नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई, उसके लिए कितने चेंजेस हो रहे थे, इकोनॉमी या हमारी सोसाइटी किस तरीके से चेंज हुई, तो हम एक अप्रोक्स टाइम तो दे सकते हैं जो धीरे धीरे चेंज हो, बट इट विल बी डिफ़िकल्ट टू फिक्स वन पर्टिकुलर डेट। तो ये चीज़ हमें इससे समझ आती है। अब जैसे देखिए, एक बहुत ही ये लिप्टन टी का वो है एडवर्टाइजमेंट है कि इसे अपना सुपरमेसी दिखा रहे हैं। ये जो एक ब्रिटिश आदमी है, इस तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि लिप्टन टी कॉफ़ी और टी का। तो क्वेश्चन ये उठता है कि देन वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। तो क्या बोल रहा है कि तो फिर हम क्यों डेट्स के बारे में बात करते, क्यों हमारे सामने ये डेट्स आ जाती हैं। तो एक टाइम पे ऐसा भी था कि जब जो भी बड़ी बड़ी बैटल्स, मतलब जो लड़ाइयाँ होती थी या कोई बड़ा इवेंट होता था, तो उन डेट्स को बहुत मेंशन करा जाता था। ये होता था रूलर के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, जो भी राजा महाराजा है, जो हिस्टोरियंस होते थे उन्हीं के बारे में लिखते थे कि किंग आज सिंहासन पे बैठे, इस साल में उनकी शादी हुई, बच्चा हुआ, या ये इन्होंने पर्टिकुलर वॉर लड़ा, या कब उनका देहांत हुआ, और क्या उसके बाद कौन सा रूलर उस गद्दी पे बैठ रहा है। तो ये सारे इवेंट जो हिस्टोरियन रहते थे उनके दरबार में लिखा जाता था। फॉर इवेंट सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड। तो इनके बारे में एक स्पेसिफिक डेट डिटरमाइन करते थे। एंड इन हिस्ट्री सच एज दीज डिबेट्स एंड अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट। तो इस तरह की एक डिबेट चल रही है हमारे हिस्ट्री में। As you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of other issues, other questions. They look at how people earn their livelihood. तो ये क्या बोल रहा है कि पहले तो राजा महाराजाओं के, क्योंकि जो लिखा जाता था पहले, जो भी दरबार में उनके रह रहे हैं, जो भी राजा महाराजा के अधीन काम कर रहे हैं, तो वो अपने बारे में लिखाते थे, जिससे कि वो लंबे टाइम तक उनके बारे में पढ़ा जा सके। लेकिन बाद के जो हिस्टोरियंस हम देखते हैं कि वो राजा महाराजाओं के बारे में ही नहीं, उन्होंने और चीज़ों के बारे में भी लिखा कि जो नॉर्मल लोग किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्या वो लाइवलीहुड किस तरीके से कमाते थे, क्या वो प्रोड्यूस करते थे, क्या वो खाते थे, किस तरीके से सिटीज़ डेवलप हुई, किस तरीके से मार्केट आई, और किस तरीके से नए नए किंगडम आए, और किस तरीके से आइडियाज़ सोसाइटी में स्प्रेड हुए, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो सोसाइटी किस तरीके से चेंज हुई। तो ये हम चेंजेस देखते हैं बाद में धीरे धीरे। विच डेट्स, कौन सी डेट, बाय वॉट क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट। तो हम क्या क्राइटेरिया ऐसा लगाएं कि हमें पता लगे कि ये वाली डेट इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट नहीं है। द डेट्स वी सिलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ओन, दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट और इज इम्पोर्टेंट। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जो डेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी इवेंट या पर्टिकुलर पे आप फोकस करते हैं तब वो इम्पोर्टेंट लग सकता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट एज सच इम्पोर्टेंट।
इफ़ आर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, इफ़ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज, न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपेयर सिग्निफिकेंट। अगर हमारा फोकस चेंज हो जाए तो हमें समझ आएगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट। दीज हिस्ट्रीज बिगेन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो हम जो हिस्ट्री देखते हैं कि गवर्नर जनरल के बारे में काफ़ी ज़्यादा उल्लेख करा गया, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे। जो वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, जो भारत में सबसे पहले गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्वेश्चन वन वर्ड में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल? ओके, वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, दैट इज़ वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बाद में गवर्नर जनरल की जब 1857 के बाद गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके क्या कर दिया, वाइसरॉय। तो जब हमारा लास्ट वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, इनके टाइम पे 1947 के टाइम तक थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ। ही वॉज द लास्ट वाइसरॉय। गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके क्या कर दिया, वाइसरॉय कर दिया। ठीक है, तो आपको हमने पहला बता दिया वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है बेटा, तो इनके बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री में मिलती हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे ये जो कुछ नाम यहाँ पे दिए गए हैं जो गवर्नर जनरल्स आए, जैसे वॉरेन हेस्टिंग हो गया, वेल्सले हो गया, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लीटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। तो ये सब कौन थे, एक के बाद एक गवर्नर जनरल्स थे। ठीक है, तो इनके बारे में हम बुक्स में काफ़ी इनकी पर्सनैलिटी के बारे में, इनके जो उन टाइम पे अचीवमेंट्स हुई, जो पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई, जो एक्टिविटीज़ इन्होंने करी, उसके बारे में लिखा हुआ है। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हमारे ब्रिटिश इंडिया में जो इनके कार्यकाल में जो भी चीज़ें हुई वो डॉक्यूमेंटेड करी गई। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम हिस्ट्री को दूसरे तरीके से नहीं देख सकते थे, नहीं लिख सकते थे? कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन डिफरेंट वे? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स? तो जो और इवेंट्स हो रहे हैं, जो और एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, क्लासेस हैं इंडियन सोसाइटी में गवर्नर जनरल्स के टाइम पे, तो हम उस तरीके से भी हम देख सकते हैं। व्हेन वी राइट ए हिस्ट्री और वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स, व्हाई डू वी डू दिस? ये क्वेश्चन क्या पूछता है कि जब हम हिस्ट्री को लिखते हैं, और स्टोरी या कोई स्टोरी लिखते हैं, तो हम उसको चैप्टर में डिवाइड क्यों करते हैं? चैप्टर में डिवाइड इसलिए करते हैं जिससे कि जो भी चीज़ स्टार्ट हुई वो एक दूसरे से कनेक्ट होती रहे। ठीक है, तो उसको अलग अलग चैप्टर में हम डिवाइड करते हैं। इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, मतलब एक कुछ मतलब उसका हो। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस, कि उसका एक चीज़ का सेंस बने, वो कनेक्ट करे। इस प्रोसेस में वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। मतलब जो स्टोरी हम बताना चाह रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं कि कुछ स्टोरी ने गवर्नर जनरल के बारे में भी वो स्टोरी बता रहे हैं, तो सारे इवेंट्स उससे मिला जुला के जो उसको कनेक्ट कर रहे हैं उसी के बारे में होंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाउ डू वी पीरियडाइज? हम पीरियडाइज कैसे करते हैं? पीरियडाइज मतलब कि हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं, अलग अलग पीरियड में हमने बांटा है। तो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे 1870 में, जेम्स मिल, इसको याद रखिए, जेम्स मिल थे, इसको बड़ा कर लेते हैं। जेम्स मिल थे, इन्होंने 3 बुक लिखी, बड़ी बड़ी 3 वॉल्यूम वर्क, जिसका क्या नाम था, आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इतना सारा काम लिखा, वो 3 बुकों में आया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इन्होंने क्या करा है, हमारे इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया कि पहले हिंदू राजा थे, उसके बाद मुस्लिम्स आए, मुगल्स आए, उसके बाद अब ब्रिटिश आए। तो इन्होंने इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया कि इस तरीके से हिस्ट्री है कि दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट करी, इस पर बहुत सारी चर्चा हुई, लेकिन बाद में इसको कुछ लोगों ने मानने से इनकार भी कर दिया। अब ये क्वेश्चन ये है, वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स? वी डू सो इन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस। कि उस टाइम पे क्या चीज़ें हुई थी इसलिए हम डिवाइड करते हैं, वहाँ पे सेंट्रल फीचर्स क्या थे और किस तरीके से हम वो दिखाई देते हैं, उसको आराम से पढ़ सकें। एक अलग अलग पीरियड में हमने उनको बांट दिया। ठीक है, बाद में क्या होता है
मिल को क्या लगता था एक्चुअली, जो जेम्स मिल थे जिन्होंने बुक लिखी, जेम्स मिल ने जिसकी जो बुक ली अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इनको क्या लगता था कि जो एशिया सोसाइटी है ये नीचे पायदान पे है यूरोप से, कि ये तो इन्हें तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है, हम ही लोगों ने ब्रिटिशर से नहीं आके एक सिस्टम बनाया है, इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करी है। तो उनके मुताबिक अकॉर्डिंग टू टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, उनके मुताबिक उससे पहले हिंदू थे, उसके बाद मुस्लिम रूलर्स थे जो रूल करते थे, जहाँ पर रिलीजियस इंटॉलरेंस था, लड़ाई झगड़े होते थे धर्म पे, कास्ट के ऊपर, सुपरस्टिशियस थे, इस तरीके से उनका मानना था। लेकिन बाद में जिसको गलत माना गया, मिल फेल्ट कुड, उन्हें लगता था कि हम इन लोगों को सिविलाइज कर देंगे, जो यूरोपियन मैनर्स हैं, जो अंग्रेज़ों के मैनर्स हैं, हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए, हमने कानून बनाया। और मिल ने सजेस्ट करा द ब्रिटिश शुड कॉन्कर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू एंश्योर दैट, और उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स को सारे पूरे इंडिया पर कब्जा करना चाहिए और वहाँ पर लोगों को एनलाइटनमेंट हो, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो, हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स के बिना इंडियंस कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस। तो ये क्या बोलते कि अब ये क्वेश्चन उठता है, कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या ब्रिटिशर से पहले कुछ भी नहीं था, सारी चीज़ें, हम बहुत पिछड़े हुए थे? इन एनी केस we can refer to any period of history as Hindu or Muslim. Did not a variety of faiths exist simultaneously in these periods? तो जैसे जेम्स मिल ने क्या बोला कि हिंदू पीरियड बोल दिया, एक मुस्लिम पीरियड बोल दिया, ऐसा तो नहीं था। जब हिंदू रूलर्स थे तो तब भी बहुत सारे मुस्लिम लोग रहते थे, जब मुस्लिम रूलर्स थे तब भी हिंदूस रहते थे। और ऐसा भी था कि एक टाइम पे कुछ हिंदू रूलर्स हैं, कुछ मुस्लिम रूलर्स हैं। अगर हम राजस्थान का एग्जाम्पल ले लें, वहाँ पे हिंदू रूलर्स थे। दिल्ली सल्तनत में कौन राज कर रहा था? वहाँ पर हमारे मुस्लिम रूलर, और जगह जगह पर। तो इसको मानने से इनकार करते हैं बाद के हिस्टोरियन। टू डू सो इज टू सजेस्ट दैट द लाइफ्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द अदर्स डू नॉट रियली मैटर। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन एशियन इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो एशियंट इंडिया में भी जो लोग रहते थे वो भी जरूर एक ही फेथ के नहीं थे, उसमें भी अलग अलग फेथ के लोग रहते थे। मूविंग फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, जो इंडियन हिस्ट्री थे, जो भारत के इतिहासकार थे, उन्होंने क्या करा, हम इसको जैसे जेम्स मिल ने डिवाइड करा था हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, उसको ना मानकर इसको डिवाइड करा के जो करेक्ट फॉर्म है एशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम्स। इट इज़ द पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, वेयर द मॉडर्न पीरियड इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो क्या बोल रहा है कि इसमें भी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें थी कि लोग मानते थे कि जो पीरियडाइजेशन करा गया है, इसमें भी ये था कि जो मॉडर्न पीरियड को, जो जिसमें मॉडर्न पीरियड में टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई, साइंस के बारे में बात हुई, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी के बारे में बात हुई, तो उसी को यहाँ पे भी हिस्टोरियंस ने माना और मेडिवल टाइम को डिस्क्राइब करते हैं। मेडिवल वॉज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी वेयर दिस फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। मेडिवल में ये सारी चीज़ें नहीं आती थी। तो इस पर वाद विवाद था कि जो इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, जो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, उसी को हमने एक्चुअली मान रहे हैं। अंडर, एज यू विल सी इन दिस बुक, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी, फ्रीडम और लिबर्टी, नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। तो क्या बोल रहे कि ब्रिटिशर्स जो वेस्ट में जो इक्वलिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जब अब हम इस चैप्टर में आगे भी इस बुक में पढ़ेंगे कि ना तो उस टाइम पर इक्वलिटी थी, जो इंडियंस यहाँ पे रह रहे थे ब्रिटिशर्स के अंडर, ना ही फ्रीडम थी, ना ही लिबर्टी थी। इक्वलिटी मतलब समानता, फ्रीडम मतलब आज़ादी, लिबर्टी भी कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जो हिस्टोरियंस ने इस पीरियड को क्या माना, कॉलोनियल। कॉलोनियल मतलब कि कोई दूसरा राज कर रहा है एज अ कॉलोनी बनाकर, ठीक है। कॉलोनियल, जो भी ब्रिटिशर्स जिस भी देश पर कॉन्कर करते थे, राज करते थे, तो उसको वो अपनी कॉलोनी बोलते थे कि ये हमारी कॉलोनी है। तो एक ही शब्द यहाँ से आया है, कॉलोनियल, ठीक है। व्हाट इज़ कॉलोनियल? इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल, subjugating local nawabs and rajas
तो यहाँ पर क्या है कि ब्रिटिशर्स आए, कॉन्कर करा कंट्री को, और उन्होंने अपना रूल चालू कर दिया। जहाँ पे लोकल नवाब्स और राजा रहते थे उनके ऊपर आ गए। उन्होंने एस्टेब्लिश करा इकोनॉमी पे कंट्रोल, सोसाइटी पे, रेवेन्यू को वो कलेक्ट करने लगे जिससे कि उनके सारे एक्सपेंसेस मीट हो सकें। बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लोअर प्राइसेस, उन्होंने गुड्स खरीदे कम प्राइस में और बाद में वो एक्सपोर्ट करे। प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, और बाद में दूसरे प्रोडक्ट बनाकर उनको महंगे रेट पर बेचा, और यहाँ से जो जो चीज़ें उन्हें चाहिए थी दे हैव टेकन फ्रॉम हियर। वॉट द गुड्स दे वांटेड, लोअर प्राइस में लिए, प्रोड्यूस करे क्रॉप्स जो उन्हें एक्सपोर्ट करने थे। तो ये हम आगे देखते हैं। ब्रिटिश रूल ब्रोट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। When the subjugation of one country by another leads to these kind of political, economic, social and cultural change, we refer to this process as colonization। तो क्या बोल रहा है कि जब कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश पे पॉलिटिकली अपनी चीज़ें चला रहा है, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, सारी चीज़ों में वो अपना हक जता रहा है और उसने टोटल अपना कंट्रोल कर लिया, तो इस पीरियड को हमने क्या बोला? कोलोनाइजेशन। ठीक है, कोलोनाइजेशन। You will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Are Past in Plural। तो जो भी चेंजेस हुए थे सब लोगों के लिए अलग अलग तरीके से दे फेल्ट these changes, तो इसीलिए इस बुक का नाम आर पास्ट रखा गया है। प्लूरल है, मतलब किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए आर पास्ट रखा गया है। How do we know? What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? तो अब हम एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने एक चीज़ चालू करी थी, उनको इस चीज़ पे विश्वास था कि हमें लिखना चाहिए, जो भी हम लिखते हैं उसका डॉक्यूमेंट हमें ज़रूर रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि हम उस पर डिबेट कर सकते हैं और हमारे पास डॉक्यूमेंट होंगे किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी सिचुएशन आ सकती है उसको देखने के लिए। तो उन्होंने जो भी ऑफिसेस बनाए, गांव में बनाए, जितने भी ऑफिसेस बनाए, वहाँ पर एक रिकॉर्ड रूम बनाया। क्या बनाया? रिकॉर्ड रूम बनाया, जहाँ पर सारे दस्तावेज रखे जाते थे। आर्चीव्स बनाए जहाँ पर पुराने दस्तावेज रखे जाते थे। तो सर्वे कराए उन्होंने, बाद में क्या कराया? सर्वे कराए, जिससे कि उन्हें लोगों के बारे में, जब वो राज करने जा रहे हैं जिस जगह पर, तो उन लोगों के बारे में वो जान सकें। उन्होंने किस तरह की लैंड है उसके बारे में सर्वे कराया, कितना वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, लोग किस किस तरीके से उनका आचरण है, किस तरीके से उनकी कल्चर प्रैक्टिसेस हैं, किस किस तरीके से वो क्रॉप उगाते हैं। तो सारी चीज़ों के लिए उन्होंने सर्वे करा और इन सारी चीज़ों के रिकॉर्ड रखने के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था बनाई। तो इसको हम आगे देखते हैं। वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्रिटिश का प्रशासन था, ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पोर्टेंट। वो बिलीव करते थे कि जो ये एक्ट ऑफ राइटिंग, हमें सारी चीज़ों के दस्तावेज रखने चाहिए, इनको लिखना चाहिए। उसमें एक एक इंस्ट्रक्शन, क्या प्लान है, क्या पॉलिसी है, क्या डिसीजन लिया गया, क्या एग्रीमेंट हुआ, क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, ये सारी चीज़ें लिखी जाती थी। थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड, बाद में इनको स्टडी करा जा सके और डिबेट करा जा सके। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोस, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। तो एक प्रशासनिक तरीके से सारे एक कल्चर में आ गए, जहाँ पे सारी चीज़ें नोट करी जाती थी, रिपोर्ट बनाई जाती और मेमोस बनाए जाते थे, जो भी आप लिख देते हैं। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। तो ब्रिटिशर्स, जो मैंने आपको बताया कि उनको ये लगा कि सारी चीज़ें हमें प्रिजर्व करनी चाहिए, जो हम काम आ सकती हैं बाद में। तो उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स बनाए, विलेज में तहसीलदार ऑफिस, कलेक्ट्रेट ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट, लॉ कोर्ट्स, तो सभी पर रिकॉर्ड रूम बनाए गए। ठीक है, जहाँ पर बाद में म्यूजियम्स और आर्चीव्स बोलते हैं इनको, वो भी बनाए गए, जहाँ पर ये रिकॉर्डों को रखा जा सके। जो बाद में इनसे क्या फ़ायदा होता था, जो लेटर्स मेमोस थे, इनको एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच भी भेजा जाता शुरू में 19वीं सेंचुरी में, जिससे कि इनको पढ़ा जा सके। You can also study the notes and reports that district officials prepared or the instruction and directives that were sent by officials at the top of provincial administrators. In the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. Calligraphists क्या होते हैं? जिनकी बहुत सुंदर राइटिंग होती है, जो लिखने वाले होते हैं, उनको हम कैलीग्राफिस्ट बोलते हैं। तो बाद में जो
चीज़ें थी, इनको अच्छे अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट करा गया और अच्छे अच्छे तरीके से जो लिख सकते थे, जिनकी राइटिंग बहुत सुंदर होती थी, उनको बुलाया गया और ये लिखे गए और उनको प्रिजर्व करा गया बाय दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ, बाय दोज कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं, स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, ठीक है। बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, जब 19th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस आने लगी तो इनकी मल्टीपल कॉपी करके इनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रखा गया। जैसे कि यहाँ पर एक नेशनल आर्चीव्स बनाया हुआ है, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट रखे जाते थे, ये दिल्ली में है नेशनल म्यूजियम, ठीक है। मैं सर्वे के बारे में बताया, तो सर्वे करते थे जिससे कि उनकी जो प्रशासन है वो और अच्छे तरीके से काम कर सके, पॉलिसीज अच्छे तरीके से बना सके। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिशर्स ये बिलीव करते थे कंट्री हैड टू बी प्रॉपर्ली, हमें जहाँ पर हम राज करने वाले हैं, जिससे हम उस प्रशासन और अच्छे तरीके से मजबूती से काम कर सके, तो हमें उसके बारे में जानना ज़रूरी है। अर्ली 19th सेंचुरी में ये डिटेल सर्वे करे गए पूरी कंट्री को और मैप बनाने के लिए बोला गया। विलेज में रेवेन्यू सिस्टम किस तरीके से कंडक्ट हो। द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी, मतलब सोइल किस तरह का है, क्वालिटी क्या है, किस तरह के पौधे या किस तरह के एनिमल्स वहाँ पर हैं। लोकल हिस्ट्रीज़ के बारे में पता करा गया और क्रॉपिंग पैटर्न क्या है उसके बारे में जानकारी ली गई, जिससे कि ये सारी चीज़ों पे अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करा जा सके। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशन जो हर साल अभी भी हमारे देश में होता है, जो हर 10 साल में करा जाता है, ठीक है। तो सेंसस ऑपरेशन करा एंड इसके प्रॉपर रिकॉर्ड रखे जाते थे ऑन ऑल द प्रोविंस ऑफ इंडिया, नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, क्या रिलीजन है, क्या कास्ट है, क्या ऑक्यूपेशन है। उसके अलावा बोटेनिकल सर्वे जो प्लांट्स के बारे में, जियोलॉजिकल सर्वे एनिमल्स के बारे में, आर्कोलॉजिकल सर्वेस जो भी मोन्यूमेंट्स हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल लोगों के बारे में, फॉरेस्ट सर्वे, सारी चीज़ें रखी जाती थी। From this vast corpus of records, we can get to know a lot, but we must remember these are official records. They must tell us what the officials thought. तो इन सारे रिकॉर्ड से हमें सारी चीज़ें पता नहीं लगती, हमें बस एक ब्रिटिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू पता लगता है। जो वो रिकॉर्ड रखना चाहते थे, जिनके बारे में वो लिखना चाहते थे, उन्हीं के रिकॉर्ड हमें मिलते हैं, ना कि हमें जो ऑर्डिनरी लाइफ है उनके क्या क्या उनके चैलेंजेस थे, क्या क्या चल रहा था, उसके बारे में वो नहीं बताते। जैसे कि प्लांट का रिकॉर्ड रखा गया है, बोटेनिकल गार्डन, ये कौन सा प्लांट है, अ कस्टर्ड एप्पल प्लांट, 1770s। जैसे यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैपिंग और सर्वे का काम हो रहा है बंगाल में। जेम्स प्रिंसेप है जिनको काम दिया गया था मैप बनाने के लिए। क्या काम दिया गया था? मैप बनाने के लिए जेम्स प्रिंसेप। कि 1857 की जो लड़ाई हुई थी, म्यूटिनी हुई थी, एक बड़ा 1857 म्यूटिनी बोलते हैं इसको, एक लड़ाई हुई थी इंडिपेंडेंस के लिए, अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए, जिसको बाद में अंग्रेज़ों ने दबा दिया। इसके आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे और जो नए चैप्टर्स आएंगे। तो ये क्या बोल रहा है, वो हमारे पास उन्हीं चीज़ों के रिकॉर्ड हैं जिनके ब्रिटिशर्स इंटरेस्टेड थे, जो वो रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें नहीं पता लगता वॉट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट, वॉट दे ले बिहाइंड देयर एक्शंस, क्या वो सोचते थे, क्या उनके एक्शंस थे। इसका हमें किस बारे में पता लगता है, उस टाइम पर कुछ लोग जो लोकल हिस्टोरियंस थे, कुछ न्यूज़पेपर उन्होंने चालू कर दिए थे, या जो लोकल बाज़ार से लगते थे, इनके बारे में धीरे धीरे कुछ कुछ लिखा गया, तो उनसे हमें पता लगता है। या कुछ लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी, अपनी जीवनी लिखी, उनसे हमें पता लगता है। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स, मतलब जो लोग दूसरी जगह आते थे, तीर्थ स्थानों पर घूमने के लिए आते थे, उनसे पता लगता है हमें। ऑटोबायोग्राफीज लिखी गई, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की, पॉपुलर बुकलेट्स जो लोकल बाज़ार में मिलती थी, और बाद में न्यूज़पेपर पब्लिश होने लगा। कुछ इश्यूज़ डिबेट होती थी पब्लिक में, वो चीज़ें लिखी गई। जो लीडर्स और रिफॉर्मर्स थे वो अपने आइडियाज़ बताते थे, एक्सप्रेस करते थे अपनी फीलिंग्स को, इसके थ्रू हमें कुछ चीज़ें पता लगी। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट, फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स। तो ये जो हमारे पास ये सारी चीज़ें भी हैं, हमें उन्हीं के बारे में पता लगता है जो लोग पढ़े लिखे थे, या जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनकी लाइफ के बारे में हमारे पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है कि उस किस तरीके से उनका जीवन व्यतीत होता था।
तो हमारे चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो हम ये बाद में करेंगे। फिल इन द मैच द फॉलोइंग, चलो कर लेते हैं। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। ये फॉल्स है, ये आएगा ब्रिटिश। ठीक है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। ये फॉल्स है, क्योंकि इससे जो लोग क्या सोचते थे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं पता लगता। ब्रिटिश थॉट सर्वे वर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यस, ये ट्रू है। जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं